हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट्स पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि इसका एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन के हर टाइप के स्ट्रक्चर्स में होता है। ये सेशन 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम टाइप्स एंड यूजेस ऑफ कंक्रीट पर चर्चा करेंगे और दूसरे पार्ट में मिस्टर आर.एन. मुखर्जी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार मेरे दोस्त, आज मैं आपको प्लेन और रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में कुछ आगे बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं जो मैं बताऊंगा वो आपको मदद करेगा। हालांकि बहुत कुछ आप कॉलेज लेवल में पढ़ चुके हैं या साइट एक्सपीरियंस में जान चुके हैं, फिर भी मैं समझता हूं कि मैं जो कवर कर रहा हूं वो काफ़ी हद तक आपको आगे सहायता करेगा। कंक्रीट कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के सीमेंट का उपयोग किया जाता है, जिनमें विभिन्न प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस होते हैं। सीमेंट के टाइप्स में पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसे हम पीपीसी नाम से जानते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट इत्यादि व्यवहार होते हैं। आवश्यक स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। मिक्सचर की स्ट्रेंथ M5, M10, M15, M20 आदि के टाइप से निर्दिष्ट किया जाता है, जहाँ M मिक्सचर और 5, 10, 15, 20 आदि स्ट्रेंथ का प्रतीक है किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, जो कि फोर्स पर एरिया है। अमेरिका में पीएसआई में स्ट्रेंथ को निर्दिष्ट किया जाता है, जो कि पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। वाटर सीमेंट रेशियो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जो वर्कबिलिटी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का गाइड करता है। कंक्रीट के लिए एडिक्वेट वाटर सीमेंट रेशियो की आवश्यकता है। जब पानी मटेरियल के साथ मिलाया जाता है, तब सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रेशन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये रिएक्शन मटेरियल को एक हार्ड मिक्सचर बनाने में मदद करती है, जो मटेरियल्स को एक ड्यूरेबल स्टोन जैसी बॉन्डिंग मटेरियल बना देता है। कंक्रीट को किसी भी शेप में कास्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये फ्रेश स्टेट में एक प्लास्टिसिटी मटेरियल है और विभिन्न शेप और साइज या फॉर्मवर्क के आकार पर, जैसे रेक्टेंगुलर, सर्कुलर आदि प्रदान करने के लिए परफेक्ट होता है। विभिन्न स्ट्रक्चरल मेंबर्स जैसे बीम, स्लैब, फूटिंग्स, कलम्स, लिंटेल्स आदि कंक्रीट से बनाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एडमिक्सचर होते हैं, जिनका उपयोग कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के लिए किया जाता है। वेट मिक्स मटेरियल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इम्प्रूव करने के लिए मिक्स में पोज़ोलाना या सुपर प्लास्टिसाइज़र जैसे एडमिक्सचर या एडिटिव हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के कंपोनेंट में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर है। ये सब कुछ आप जानते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट और वाटर के मिक्स को पेस्ट करते हैं। सीमेंट पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स होने पर फाइन और कोर्स मटेरियल के सरफेस को कोट करता है और उन्हें बॉन्डिंग में मदद करता है। मटेरियल्स को मिलाने के तुरंत बाद हाइड्रेशन रिएक्शन शुरू होती है, जो कंक्रीट को स्ट्रेंथ देती है। अब मैं आगे बताऊं आपको ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का ग्रेड कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं बता चुका हूं, M30 ग्रेड का सिंबल है कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,
ग्रेड M मीन्स मिक्स और 30 मीन्स उसका स्ट्रेंथ। मिक्स डिज़ाइन के आधार पर कंक्रीट का ग्रेड मिक्स प्रोपोर्शन में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए M30 ग्रेड के लिए मिक्स प्रोपोर्शन 1:1:2 हो सकता है, जहां 1 सीमेंट है, 1 सैंड है और 2 एग्रीगेट का वेट है, जो कि वॉल्यूम में हम लेते हैं। आगे का दर्शाया हुआ चार्ट कंक्रीट के ग्रेड, मिक्स और स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करता है। कंस्ट्रक्शन में फील्ड सिविल इंजीनियर द्वारा कंक्रीट क्यूब से स्ट्रेंथ मापी जाती है। क्यूब स्ट्रक्चरल मेंबर्स की कास्टिंग के दौरान बनाए जाते हैं और स्ट्रेंथ अचीव होने के लिए इसे 28 दिनों तक वाटर टैंक में रखा जाता है। फिर स्ट्रेंथ जानने के लिए कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। कंक्रीट के रेगुलर ग्रेड M15, 20, M25 जो कुछ हैं और आपको पता है, जिसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए जनरली हम M15 का उपयोग करते हैं। रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए मिनिमम M20 ग्रेड का उपयोग करना चाहिए। अब मैं बताऊं आपको टाइप्स ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। जनरली कंस्ट्रक्शन में 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, यानी प्लेन कंक्रीट और रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी में कभी भी रिइंफोर्समेंट का उपयोग बिना कास्ट किया जाता है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब स्ट्रक्चरल मेंबर को केवल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ज़रूरत होते हैं और बेंडिंग फोर्स की नहीं। जब एक स्ट्रक्चरल मेंबर को बेंडिंग के फोर्स की ज़रूरत होती है तो स्ट्रक्चरल मेंबर को टेंशन फोर्स सामना करने के लिए रिइंफोर्समेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंक्रीट कंप्रेशन की तुलना में टेंशन बहुत कम लेता है। जनरली टेंशन में कंक्रीट की अपनी ताकत केवल 10% है। कंक्रीट तैयार करने के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट पर नज़र रखना है, वो है: 1. सिलेक्टिंग क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल फॉर सिलेक्टेड मिक्स प्रोपोर्शन। आपको क्वांटिटी तय करना है जिस ग्रेड का कंक्रीट आप बनाने जा रहे हैं, फिर उसका मिक्सिंग, फिर उसका वर्केबिलिटी चेक करना है, फिर उसको कैसे ट्रांसपोर्ट होगा वो वर्कआउट करके रखना है, फिर उसका पोरिंग कैसे होगा वो आपको चेक करना है, उसका जो फॉर्म वर्क या शटरिंग जो है वो तैयार है या नहीं वो चेक करना है, वाइब्रेशन कैसे होगा, वाइब्रेटिंग कंक्रीट के लिए ज़रूरत होता है कॉम्पैक्शन के लिए, वो वाइब्रेटर किस तरह का होगा, क्या साइज़ के वाइब्रेटर होगा, ये तय कर लेना है। और कंक्रीट हो जाने के बाद कब आप उसका फॉर्मवर्क निकालेंगे या शटरिंग निकालेंगे वो तय करना है। ये ख्याल रखिए कि एक बार जब शटरिंग निकल गया तब पूरे सरफेस में क्योरिंग कंटिन्यूअस ज़रूरत होता है और अपना समय तक, मतलब जब तक कंक्रीट में अपना स्ट्रेंथ नहीं आ जाए तब तक आपको क्योरिंग करते जाना है। और ये क्योरिंग का प्रोसेस आप सबको पता है, कभी हम जूट बैग से करते हैं, कभी हम कपड़े लगाते हैं, कभी हम कंटिन्यूसली पाइप से पानी डालते हैं या बोरी बिछाकर बोरी को भिगा करके रखते हैं। इस तरह का मेथड से हम क्योरिंग करते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कंक्रीट का प्लेसिंग कैसे होता है, पर्टिकुलरली वर्टिकल मेंबर में। जब आपका वर्टिकल मेंबर में कंक्रीट करना हो, जैसे कलम हो, इस तरह का स्ट्रक्चर में,
तो आप जानते होंगे कि कलम का इंटीरियर, अंदर का चेहरा बड़ा कंजेस्टेड होता है। इसमें कंक्रीट के वॉल्यूम के तुलना में रिइंफोर्समेंट की वॉल्यूम ज़्यादा होती है और रिइंफोर्समेंट के जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है और हाइट है वो अड़चन होता है कंक्रीट को डालने में। ये आप जरूर महसूस किए होंगे कलम को कंक्रीट करते वक्त। जबकि कलम का लगातार कास्ट किया जाना चाहिए, कंक्रीट कलम के लिए 2 से 4 फुट डेप्थ तक कास्टिंग होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा में दिक्कत होते हैं। 2 से 4 फीट हो जाने के बाद उसके बाद फिर नेक्स्ट लिफ्ट में शटरिंग लगा करके इंटरवल में उसे कास्टिंग करना चाहिए। और कास्टिंग करते वक्त आप तो कंक्रीट कॉम्पैक्शन के लिए वाइब्रेटर चलाते ही हैं, साथ साथ ख्याल रखिए कि शटरिंग के बाहर शटर वाइब्रेटर इस्तेमाल होना ज़रूरी है। शटर वाइब्रेटर इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि शटर से लगे हुए जो कंक्रीट है उसको सही तरह से आपस में मिक्स हो और कोई हनीकम निकालने का चांस नहीं रहे। जब कलम का कंक्रीट हो जाए और आप देख ले सकते हैं कि कंक्रीट कॉम्पैक्शन पूरा हो चुका है, शटरिंग वाइब्रेटर चारों तरफ लगाया गया है, तब आपको निश्चिंत करता है कि ये कलम में किसी तरह का हनीकम होने का चांस नहीं है। अब आप जब कलम कास्ट करते हैं तो आपको क्या प्रिवेंटिव स्टेप लेना चाहिए? कंक्रीट को आस्ते आस्ते पोर करना चाहिए छूट के सहारे। एकदम पूरा एक साथ ढलाई नहीं करें। कलम के नीचे में डालने के बाद आप उसे वाइब्रेटर चलाएं, शटर वाइब्रेटर चलाएं। हो सकता है 1/3 आप भरते हैं उसके बाद करें। उसके बाद फिर 1/3 हाइट तक आप भरें, फिर उसको वाइब्रेटर चलाएं, कॉम्पैक्ट कर लें, फिर लास्ट लिफ्ट आप करें वाइब्रेटर चला करके और शटर वाइब्रेटर चला करके। इसमें आप डेफिनेटली तय कर सकते हैं कि किसी तरह का हनीकम इत्यादि कलम में होगा नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर पर आप कैसे कंक्रीटिंग करेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर क्या हुआ? ज़्यादातर स्लैब में अक्सर देखा गया है कि बड़ा लापरवाही से कास्ट किया जाता है और उसके कारण उसमें एग्रीगेट सेपरेट हो जाता है और टॉप लेयर में पानी इकट्ठा हो जाता है, जबकि बॉटम लेयर में पानी की कमी रह जाती है। अब आइडियल स्लैब एक अच्छी कास्टिंग के लिए ये है कि उसका लो स्लम्प रहे और वाइब्रेशन उसमें बड़ा हल्का सा चलते रहे ताकि पानी ऊपर नहीं आए, और बैलेंस वाइब्रेशन के साथ साथ और लो स्लम्प होने के कारण आपको कंक्रीट अच्छा रिजल्ट देगा, आपका सरफेस अच्छा आएगा और कंक्रीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अपने एरिया में। इसके साथ साथ एक बात और ख्याल रखें, अगर स्लैब के साथ बीम है तो आपको पहले बीम का कास्टिंग कर लेना है। बीम का कास्टिंग जब हो गया सही तरीके से, तब आप स्लैब का कास्टिंग शुरू करें। कभी किसी हालत में आपका बीम का कास्टिंग बाद में नहीं होना है, ये ख्याल रखिएगा। आगे मैं बताऊंगा कि हो सकता है आपको ऐसी जगह कंक्रीट करना हो जहां का वेदर बहुत ठंड है। इस ठंड वेदर में
कंक्रीट को सिकुड़ने का पॉसिबिलिटी रहता है और मटेरियल तो ठंड रहते ही है। तो इसको टैकल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। जो मटेरियल है, जैसे आपका स्टोन चिप्स है, सैंड है, ये सब में आप पहले नॉर्मल टेम्परेचर का पानी से उसे भिगो दीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी से जब आप एग्रीगेट को भिगोइएगा तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन होगा। जब आप सैंड में डालिएगा ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर डाउन होगा। लेकिन ख्याल रखिएगा जितने पानी आप डाल रहे हैं सैंड में, वो वाटर सीमेंट रेशियो को भी बैलेंस करना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए कि कितना पानी आप डाल रहे हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में उस पानी को सूखना भी देरी लग सकता है। इसीलिए आपको ख्याल रखना है कि ये सैंड में कितना पानी दिया गया, ताकि आप वाटर सीमेंट रेशियो को बैलेंस कर सकें। अब बैचिंग प्लांट में क्या होता है, कंट्रोल टेम्परेचर पर मिक्स तैयार होता है। ये एग्रीगेट सैंड ले जाने के बाद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट नॉर्मली इसमें यूज़ होते हैं। रैपिड हार्डनिंग मतलब ये जल्दी से अपना कठोर शेप ले लेगा और ये सीमेंट बहुत क्विक सेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। बैचिंग प्लांट में जब ये कंक्रीट तैयार होते हैं तो ये कंट्रोल टेम्परेचर हीटेड वाटर से किया जाता है। जो पानी इस्तेमाल होते हैं बैचिंग प्लांट में, वो एक टेम्परेचर में बॉयल करके तब मिक्स किया जाता है ताकि कंक्रीट में गीलापन रहे और वो गीलापन आपको साइट तक आने में ट्रांजिट मिक्सर में बने रहे। इसके साथ साथ ट्रांजिट मिक्सर में भी जो पानी का देने का सिस्टम है, वो पानी भी गर्म रखा जाता है ताकि वो फ्रोज़न नहीं हो जाए, बर्फ़ नहीं हो जाए और नॉर्मल टेम्परेचर पर मिक्सिंग ट्रांजिट मिक्सर में होते रहे। ये कंक्रीट, जैसे मैंने बताया कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ होते हैं, उसमें एक्सेलेरेटर भी डालते हैं ताकि ये ठंड का प्रभाव कम रहे। और जो सीमेंट मैंने बताया क्विक सेटिंग सीमेंट, वो टाइप 3 या टाइप 3A का यूज़ होता है और लो वाटर सीमेंट रेशियो रखना है ताकि अर्ली स्ट्रेंथ इसको मिले और लगभग 7 दिनों में आपको आवश्यक स्ट्रेंथ पता लग जाएगा और इसके ज़रिए आपको कोल्ड वेदर में कंक्रीट करने में इस तरह से मदद मिलेगा। अब मैं बताऊंगा एक्सट्रीम हॉट वेदर में कंक्रीट कैसे करेंगे। हाई टेम्परेचर में कंक्रीट होना बड़ा मुश्किल वाली बात है, क्योंकि ये टेम्परेचर के चलते बहुत जल्दी सेट कर जाते हैं और सेट करने में आपका फाउंडेशन में या जहाँ भी आप ये कंक्रीट डाल रहे हैं वहाँ तकलीफ़ दे सकता है। नॉर्मली क्या होता है, ये बैचिंग प्लांट में जब कंक्रीट मिक्स होते हैं तब उसमें बर्फ़ के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। बर्फ़ के टुकड़े मिलाने से जो टेम्परेचर हीटेड है, आपका एग्रीगेट का हुआ, सैंड का हुआ, सीमेंट का तो अपना होता ही है, तो जब उसमें पानी मिक्स कीजिएगा, बर्फ़ वाले पानी, तो उसमें कंक्रीट का अपना गीलापन रहेगा। उस तरह से एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मिक्स का मेंटेन किया जाता है, जो कि फिर ट्रांजिट मिक्सर द्वारा जहाँ पर आपको कास्ट करना है वहाँ पर ला करके कास्टिंग होता है। तो
एक्सट्रीम कोल्ड वेदर और एक्सट्रीम हॉट वेदर में कंक्रीट आपको हो सकता है करने पड़े, तब आप ये ख्याल रखिएगा। अब मैं आऊँगा कंक्रीट के क्वालिटी कंट्रोल, जो साइट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरत होता है और उसे कैसे हम मापते हैं वो भी आपको जानकारी देंगे। एक तो है स्लम टेस्ट, आप सबको जानते हैं। ये स्लम टेस्ट जब फ्रेश कंक्रीट आता है, ये स्लम टेस्ट होना ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि इसकी वर्केबिलिटी क्या है कंक्रीट की, और जो वर्केबिलिटी ज़रूरत है वो है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको मिक्स को और सही तरीके से बनाने पड़ेंगे ताकि इसके वर्केबिलिटी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक हो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्ट होने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कई टेस्ट हैं। उसमें आपको मैं बताऊं कि जो रेगुलर टेस्ट है, जैसे क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना, उससे आपको पता लगता है कि जो कंक्रीट आप डाले हैं उसमें क्या स्ट्रेंथ है। 7 दिन का, 14 दिन का, 28 दिन का। 28 दिन का रिज़ल्ट अगर आपको पक्का आ गया तो फिर आपको कोई चिंता नहीं है कंक्रीट के स्ट्रेंथ के बारे में। लेकिन कभी कभी कंक्रीट हो जाने के बाद आपका 7 दिन का शायद अच्छा हो, 14 दिन का अच्छा हो, लेकिन 28 दिन का आपके ज़रूरत के मुताबिक नहीं हो। तब हम क्या करते हैं? तब हम इसको कई तरीक़ों से जो बना हुआ कंक्रीट है उस पर टेस्ट करते हैं। जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो है रिबाउंड हैमर टेस्ट। ये रिबाउंड हैमर टेस्ट एक लेबोरेटरी मेथड है जिसमें आईएस के अनुसार रिबाउंड हैमर टेस्ट का उपयोग करके कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता लग सकता है। ये हैमर जब कंक्रीट में दिया जाता है या हैमर किया जाता है तब उसका एक वाइब्रेशन नोट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट में वो वाइब्रेशन को दर्शाता है। ये कई जगहों पर जब हैमर करने के बाद उसकी वाइब्रेशन का रिकॉर्ड हो गया, उस वाइब्रेशन के बेसिस पर लेबोरेटरी में हम देखते हैं कि ये कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या है। वाइब्रेशन खुद बताता है कि ये कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या है और उससे आपको जानकारी मिल सकता है जो कंक्रीट कास्ट हो चुका है उसका क्या स्ट्रेंथ है। उसी तरह से और एक कॉमन टेस्ट है जिसे हम कहते हैं कंक्रीट कोट टेस्ट। ये कोट टेस्ट जो कंक्रीट हो चुका है, जिसका रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तब हम कोट टेस्ट करते हैं। कोट टेस्ट में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे एक बना हुआ कंक्रीट का एक पोर्शन से एक कोर निकालते हैं। ये डायमंड ड्रिल से काट करके कोर निकाला जाता है जो करीब 75 मिलीमीटर डायमीटर की होती है। इस कोर करीब 3 पीसेस लेते हैं हम। ये 3 पीसेस को फिर लेबोरेटरी में जा कर के उसका कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं। ये कोट टेस्ट पॉपुलर इसलिए है कि इसमें प्रैक्टिकली आप बना हुआ कंक्रीट का कोर निकालकर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर 3 सैंपल में आपको सेटिस्फाइड स्ट्रेंथ मिल गया तो आप समझिए कि आपका कोई परेशानी जो बने हुए कंक्रीट है उसमें नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट
और तरीके कैसे डालिएगा, कोल्ड वेदर में, हॉट वेदर में कैसे आप उसका टेस्ट कीजिएगा, ये सारे आपका जानकारी मदद करेगी आगे चलकर जब आप और महत्वपूर्ण पोजीशन में जाएंगे। और आपको इसके बारे में जानकारी रहने से बहुत सारे चीज़ हैं जो आप दूसरे को भी बता पाएंगे, आप सजेस्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।